अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 9 करेंगे और आज के लेक्चर में हमने वर्ल्ड वार 1 के बाद जो ट्रीटीज होती हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, ट्रीटी ऑफ सेवरस है और ट्रीटी ऑफ लौज़ैन है, इनके बारे में हमने बात करनी है। और फिर लीग ऑफ नेशन के बारे में, और लास्ट में हम अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड है 1929 से 39 तक, जिसमें एफ डी रोजवेल्ट का बेसिकली 3R फार्मूला भी हम पढ़ेंगे और द न्यू डील भी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ल्ड वार 1 के बारे में बात की थी और उससे रिलेटेड जो कमीशन हमसे क्वेश्चन कर रहा होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना देख लिया। तो यहाँ से हम ना बेसिकली आज हम जर्मन रेवोल्यूशन, ये जर्मन रेवोल्यूशन बेसिकली वर्ल्ड वार 1 जैसे ही खत्म हो रही है ना, तो उसी के पीरियड में बेसिकली जर्मन रेवोल्यूशन आया हुआ है, जिसको हम नवंबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि इस रेवोल्यूशन के नतीजे में जर्मन अंपायर का खात्मा हो जाएगा और जर्मनी जो है ना हिस्ट्री में एक दफा रिपब्लिक बनेगा, पहली दफा 1918 से लेकर 1933 तक। तो यहाँ से एक कमीशन सवाल भी बनाता है, तो इसलिए ना ये वाला पीरियड मैंने इसका जर्मन रेवोल्यूशन का यहाँ पे कमीशन का सवाल डाला हुआ है। देखते हैं जी, जर्मन रेवोल्यूशन जिसको हम नवंबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, 1918 से 19 तक ये चल रहा है। अपराइजिंग स्टार्टेड बाय वर्कर एंड सोल्जर इन फाइनल डे ऑफ वर्ल्ड वार 1 डेट क्विकली ब्राउट डाउन जर्मन अंपायर, क्योंकि अवाम की जब सपोर्ट ना रहे तो जंग जीती नहीं जा सकती। तो इसी वजह से जर्मनी के हारने के पीछे एक मेन रीजन ये भी थी कि जर्मन रेवोल्यूशन आ चुका था। अब जर्मन रेवोल्यूशन के बाद बेसिकली ये एक पीरियड आता है जिसमें जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक हो जाता है। तकरीबन 300 साल जर्मन अंपायर का खात्मा हो जाता है जर्मन रेवोल्यूशन के नतीजे में, जो कि 1918 से 1919 तक है। तो ये जो पीरियड होगा जिसमें जर्मनी जो है वो रिपब्लिक रहा है हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, तो इस पीरियड को हम वेमर रिपब्लिक कहते हैं। 1918 से लेकर ये 33 तक होगा। इज द पीरियड व्हेन जर्मनी वाज कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। टर्म वाज यूज, ये जो वेमर रिपब्लिक है ना, इसकी टर्म बेसिकली हिटलर ने इस्तेमाल की थी 1929 में। हिटलर जो है जो पावर में आएगा वो 1933 में आएगा। वर्ल्ड वार 1 एंडेड ऑन 11 नवंबर 1918, 1918। इसका ना आपने सिर्फ मंथ याद रखना है, बेसिकली 1914 और 1918 इन दोनों का ना आपने ईयर भी याद रखना है, और जिस जिस मंथ में ये खत्म हो रही हैं वो भी, स्टार्टिंग और एंडिंग भी। अब वर्ल्ड वार 1 खत्म हो रही है, तो इसके नतीजे में कुछ ट्रीटीज होंगी, तो वो हम देखते हैं। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे कह लें जी ये तकरीबन 6 मंथ जो है ना पीस कॉन्फ्रेंसेस चलेंगी अलाइड पावर के। हाँ, अलाइड पावर इसमें जो लूजिंग पावर होंगी ना, जिसमें बेसिकली जर्मन होगा, ओस्मान अंपायर होगा, तो इन पे इन्होंने बेसिकली पाबंदियां लगानी है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंसेस 1919 से लेकर 1920 तक, ये तकरीबन 6 मंथ की कॉन्फ्रेंसेस होंगी, जिसमें इट टुक 6 मंथ ऑफ अलाइड नेगोशिएशन एट कॉन्फ्रेंस। ये हो कहाँ पे रही हैं ये पीस कॉन्फ्रेंसेस? पेरिस में। पेरिस का कैपिटल, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। इट इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन लूजिंग पावर मोस्ट नोटेबली। तो मेन इसमें यही है कि इसमें सल्तनत उस्मानिया को भी डिवाइड कर दिया जाएगा और जर्मनी पे भी काफी ज्यादा पाबंदियां लगेंगी, और जर्मनी को भी 4 हिस्सों में बेसिकली ये तकसीम कर दिया जाएगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919, इसका ईयर जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन रहा होता है। इट एंडेड द स्टेट ऑफ वार बिटवीन जर्मनी एंड अलाइड पावर एंड मेड जर्मनी फुलफिल ऑल लॉस ऑफ वर्ल्ड वार 1। वर्साइल इज द सिटी ऑफ फ्रांस। ये देखेंगे बेसिकली क्योंकि ये ट्रीटी जो है ना फ्रांस में हो रही है, तो इस वजह से इस ट्रीटी को ना वर्साइल का नाम देते हैं। इसका ईयर आप याद रखेंगे। इसमें होता ये है कि जर्मनी क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में हार जाता है, तो अब इस पे इन्होंने पाबंदियां लगानी है, और इसको कहना है कि जितना नुकसान हुआ है वर्ल्ड वार 1 की वजह से वो सब का सब आप ही की वजह से हुआ है, आपने ही जंग को इनिशिएट किया है। तो अब आप पे तवान है, और इतना कुछ सारा कुछ कह लें जी, इस पे काफी ज्यादा पाबंदियां ये जर्मनी पे लगाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में जो हिटलर सारी आवाम को मोटिवेट करता है, तो उसमें बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, जो इन पे इन्होंने इम्पोज की होती हैं जबरदस्ती।
तो ये वर्साइल, इसका आपने सिटी भी याद रखना है, एक दफा इसका सिटी भी पूछा गया है कि ये वर्साइल किस मुल्क की सिटी है, तो ये फ्रांस की है। पैलेस ऑफ वर्साइल वाज अ फॉर्मर रॉयल रेजिडेंस ऑफ किंग लुइस 15। तो ये लुइस 15 की ये रॉयल रेजिडेंस भी रह चुका है, पैलेस ऑफ वर्साइल। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास एसोसिएशन है वर्ल्ड वार वन से रिलेटेड। ये जो सारे कंट्रीज हैं हम पीछे पड़ चुके हैं, ये सारे कंट्रीज जो है ना बल्कान कंट्रीज हैं मोस्टली इनमें, जिनका कैपिटल जो है ना कमीशन काफी ज्यादा पूछ रहा होता है। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो अलाइड पावर में जो कंट्रीज हमारे पास आती हैं और सेंट्रल पावर में जो हमारे पास कंट्रीज आती हैं, उन सब को मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है। और ये नीचे जो है ना बेसिकली ये जो वर्ल्ड वार वन के बाद और वर्ल्ड वार टू के दरमियान जो हेड ऑफ स्टेट होंगे या रूलिंग हुक्मरान जो होंगे ना इन ममालिक के, उनके बारे में भी कमीशन सवाल करता है, तो उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएशन के साथ। तो ये एसोसिएशन वर्ल्ड वार वन की देखते हैं। बोस्निया, बोस्निया इसका कैपिटल देखते पूछते हैं, साराजेवो इसका कैपिटल होगा। इसके अलावा ये वियना नहीं ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है। हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट और रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट। देखिए ये जो रोमानिया है ना और हंगरी है, इन दोनों के जो कैपिटल है ना इनमें अक्सर बंदा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। हंगरी बुदापेस्ट है पी से और रोमानिया बुचारेस्ट। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये रोमानिया आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसके दरमियान में ना ये बुचारेस्ट आर की साउंड जो है ना बेसिकली आ रहा होता है। तो ये बंदा इस तरह ना थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको याद कर सकता है। ये सारे कैपिटल कमीशन हो चुका है। हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट और रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट। कोसवो का प्रिस्टिना। तो ये सारे कुछ ममालिक है, इनका कैपिटल, बाकी सारे जो ममालिक है उनका सबको याद है, यूके का क्या है, मॉस्को का क्या, जर्मनी का क्या, वो सब फेमस हैं। तो ये जो बल्कान कंट्री है इनके बारे में आपने इनके मोस्टली कैपिटल जरूर याद रखने हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन में जो हमारे पास अलाइड पावर थी और सेंट्रल पावर थी, अलाइड पावर जो है इनको ट्रिपल इंटाइन भी कहते हैं। अलाइड पावर में हमारे पास रशिया है, फ्रांस है, यूके है और यूएसए आ जाएगा। और अगर हम सेंट्रल पावर में देखें तो इसमें ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर थी, उस्मान अंपायर थी और जर्मन अंपायर, ये तीनों इधर अंपायर हैं और इधर ये सारे कंट्रीज हैं। तो आपने याद रखना जी ये सेंट्रल पावर में और ये अलाइड पावर में आएंगे। अब वर्ल्ड वॉर वन का नतीजा ये होगा कि अलाइड पावर वोन द वार। अब क्योंकि यूके जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में सुपर पावर था, जिस तरह आज अमेरिका सुपर पावर है, तो इससे पहले जो था बेसिकली यूके जो था ना वो सुपर पावर था। और इसका फिर जारी बात है उसने हेड ऑफ स्टेट भी पूछना है, जो इसका किंग बनेगा, और इसका जो पीएम होगा वो भी पूछता है। तो जॉर्ज पंजम वाज किंग एंड पीएम वाज जॉर्ज डेविड लॉयड। ये बंदे का नाम जरूर याद रखिएगा, काफी दफा सवाल पूछता है कि वर्ल्ड वार वन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो डेविड लॉयड, और जो किंग था उसका नाम था जॉर्ज पंजम। जॉर्ज पंजम ऑफ यूके इन वर्ल्ड वार वन एंड विंस्टन चर्चिल इन वर्ल्ड वार टू। तो मैंने ना एज एसोसिएशन ये ना आगे मैंने अमेरिका का भी लिखा हुआ है। असल में ना ये भूल जाते हैं कि अमेरिका का कौन सा था और यूके का कौन सा था, तो इसलिए ना मैंने इनको यहीं पे सबको इकट्ठा कर दिया हुआ है। वर्ल्ड वार वन में जो यूके का पीएम होगा उसका नाम है जॉर्ज डेविड लॉयड, और जो वर्ल्ड वार टू में होगा उसका नाम है विंस्टन चर्चिल। ये सिर्फ पीएम की बात हो रही है। अगर हम किंग की बात करें तो जॉर्ज पंजम वर्ल्ड वार वन में होगा, और सेकंड वर्ल्ड वार में ये जॉर्ज सिक्स, और क्वीन जो साथ होगी एलिजाबेथ होगी वर्ल्ड वार टू में। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाता है। अब अगर हम ये क्लेमेंट एटली, इसका असल में वो सवाल इस तरह पूछ रहा होता है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ है तो उस वक्त यूके का कौन सा पीएम था और कौन सी पार्टी की हुकूमत थी, तो लेबर पार्टी की हुकूमत थी, और उनका जो पीएम था उसका नाम था क्लेमेंट एटली। और पाकिस्तान 1947 में आजाद हो रहा है। अब हम यूएस की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि यूएस के भी वो पूछता है कौन सा प्रेसिडेंट वर्ल्ड वार वन में है और वर्ल्ड वार टू में है, क्योंकि हम आपको पता है हमारा जो मेन फोकस है ना वो हम अमेरिकन हिस्ट्री कर रहे हैं, और अमेरिका का पूरी दुनिया में जो रोल है ना उसी को लेके जो उसी से रिलेटेड एसोसिएशन बन रही है उन सब को भी हम कर रहे हैं। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का हमारा लेक्चर चल रहा है, हम ये सारी चीजें अलग से भी देखेंगे, तो साथ साथ एसोसिएशन के कड़ी से कड़ी हम साथ साथ मिलाते जा रहे हैं।
यूएस का प्रेसिडेंट वर्ल्ड वार वन में जो है वो वुडरो विल्सन है, और अगर हम वर्ल्ड वार टू में देखते हैं तो एफ डी रोजवेल्ट है। एफ डी रोजवेल्ट आपको पता है 1933 से लेकर 45 तक अमेरिका का बेसिकली वो प्रेसिडेंट रहेगा। तो एफ डी रोजवेल्ट जब तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहेगा तो वर्ल्ड वार टू में अमेरिका जो है वो जापान पे न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद हैरी ट्रूमैन आया जाता है 1945 में, फरवरी में आता है ये, और आके ये जापान पे बम गिराने का ये हुक्म देता है। तो आपने ये दोनों अमेरिकन प्रेसिडेंट याद रखने हैं कि एफ डी रोजवेल्ट इनिशियली जंग का जो पीरियड है उसमें एफ डी रोजवेल्ट है, लेकिन जब न्यूक्लियर एटॉमिक बम अमेरिका जापान पे गिराता है तो उस वक्त हैरी ट्रूमैन ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने ये ऑर्डर दिया था। तो अगर वर्ल्ड वार वन में अमेरिकन प्रेसिडेंट देखते हैं तो वुडरो विल्सन है। ठीक है जी, तो ये आपने यूके वाले और यूएस वाले इनको आपस में मिलाना नहीं है। अगर हम इधर सेंट्रल पावर में आ जाएं तो जो उस्मान अंपायर था तो मोहम्मद महमद फाइव, इसका जरूर याद रखिएगा, ये उस्मान अंपायर को लीड कर रहा था, महमद फाइव। और अगर हम फ्रांस को देखें तो चार्ल्स डी गोएले, इसका भी पूछता है कौन रूलर फ्रांस को जो लीड कर रहा था, तो वो है जी चार्ल्स डी गोएले। एट द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार वन रशिया वाज रूल्ड बाय निकोलस सेकंड, ये इसका नाम याद रखिएगा, who assumed office in 1894 from Romanov dynasty 1613, and in World War II जोसेफ स्टालिन। ये देखें जी, वर्ल्ड वार वन और टू में क्योंकि रशिया भी शामिल है तो इसका पहले वाला भी रूलर पूछता है, और दूसरा वाला तो सबको पता है, जोसेफ स्टालिन काफी मशहूर बंदा है। जोसेफ स्टालिन ही की वजह से जो है जर्मनी जो है, कह लें जी, जो कहते हैं कि रूस ने जर्मनी को बेसिकली हराया तो उसमें मेन किरदार जो है वो जोसेफ स्टालिन का है। तो ये तो काफी मशहूर है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वार वन के बाद इसकी बात करें रशिया को कौन रूल कर रहा था, तो वो निकोलस सेकंड है, ये बेसिकली रूल कर रहा था। और ये किस डायनेस्टी से चल रहा था, रशिया में डायनेस्टी जो चल रही थी ना वो रोमनोव डायनेस्टी, ये 1613 से चल रही थी ये रूस में डायनेस्टी। तो उसी के ये आगे जाके 1894 में ये रूलर बनता है निकोलस सेकंड, जिसको वर्ल्ड वार जो कि वर्ल्ड वार वन में लीड कर रहा था। अगर हम जर्मनी की तरफ आ जाते हैं तो वर्ल्ड वार टू में तो काफी मशहूर है अडॉल्फ हिटलर, सबको पता है। लेकिन वर्ल्ड वार वन जो है इसमें आपने ये भी सवाल आ चुका है हिलियम सेकंड, इसका भी आपने जरूर याद रखना नाम। जर्मनी वाज लेड बाय विल्हम सेकंड इन वर्ल्ड वार वन एंड अडॉल्फ हिटलर इन वर्ल्ड वार टू। जापान को देखते हैं तो इसका तो अगले दिन भी इस कमीशन ने सवाल पूछा हुआ था कि हिरोहितो वाज किंग ऑफ जापान इन वर्ल्ड वार टू, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ जापान। जापान की मोनार्की आपको पता है काफी ज्यादा मशहूर है। तो जापान आपको पता है इसने वर्ल्ड वार टू में काफी तहलका मचाया हुआ था। तो इसका वो पूछता है जी इसको कौन किंग रोल कर रहा था, हिरोहितो, इसका जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है। अब उसके बाद वर्ल्ड वार वन हमारी खत्म हो, वर्ल्ड वार वन से पहले ये 1917 में ही ये एक बलफोर डिक्लेरेशन होता है, जिसमें आपको पता है क्योंकि सल्तनत उस्मानिया उस वक्त हार रही थी और जो ज्यूज थे उसमें बेसिकली वो चाहते थे कि यहाँ पे जो फलस्तीन है, इजराइल की ये सारी जो जमीन है ये फलस्तीन के पास होती थी और ये सारा ब्रिटिश के बाद में ब्रिटिश के कंट्रोल में आना है। तो अब होगा ये कि बलफोर डिक्लेरेशन, ये बलफोर जो है ये यूके का फॉरेन मिनिस्टर होगा, जो कि बाद में इनका पीएम भी जाके बनता है बलफोर जो है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, इसके साथ ज्यूस कंपनी का एक ये लीडर है रूथ चाइल्ड, इसका नाम ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है। तो ये जो है बेसिकली इनका मुआहदा होता है आपस में कि ये जो ज्यूश कम्युनिटी है ये वर्ल्ड वार वन में ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिकली इनको फंड करेंगे, और जब ये वर्ल्ड वार वन जीत जाएंगे तो क्या होगा कि यूके वाले यहाँ इनको रहने की जगह देंगे। सिंपली कह लें फाउंडेशन ऑफ ज्यूश स्टेट जो है ना वो बलफोर डिक्लेरेशन है। तो यहाँ से मिशन को सवाल बना रहा होता है, इसका आपने पीरियड याद रखना है 1917 में ये बलफोर डिक्लेरेशन है। ये जो है ना बेसिकली ये सीक्रेट मुआहदा था, उस वक्त तो ये जाहिर नहीं था हुआ लेकिन बाद में ये सामने आया। दिस डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड अ फाउंडेशन ऑफ ज्यूश स्टेट। बलफोर डिक्लेरेशन remain
बलफोर रिमेन पीएम ऑफ यूके, ये 2000 नहीं होगा, 1902 से लेकर ना 1905 तक इसका पीरियड है, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ बलफोर डिक्लेरेशन, बलफोर वाज सर्विंग एज फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है जी, फॉरेन सेक्रेटरी मतलब फॉरेन मिनिस्टर कह लें या फॉरेन सेक्रेटरी कह लें, वो सेम ही है, ऑफ यूके। रुथचाइल्ड वाज लीडर ऑफ ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी, तो ये जो ज्यूइश कम्युनिटी को लीड कर रहा था ना, ये रुथचाइल्ड, ये काफी मशहूर है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ी सी बात इसके बारे में बात की थी। बोल्शेविक रेवोल्यूशन या इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जर्मन रेवोल्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं, वो 1918-19 है, और ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन इधर रशिया में आता है, इसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, 1917 में आ रहा है। और इसको बेसिकली जो बंदा लीड करेगा ना, उसका नाम है लेनिन। लेनिन प्राइज आपने सुना होगा, रशिया का काफी मशहूर है लेनिन प्राइज। वो अलग से सवाल पूछ रहा होता है कि कौन सी कंट्री लेनिन प्राइज देती है, तो वो रूस देता है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन केम बाय बोल्शेविक पार्टी फाउंडेड इन 1912 में ना बेसिकली बोल्शेविक पार्टी की बुनियाद बनती है, और यही पार्टी जो है ना बाद में इसको कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से चेंज कर दिया जाता है, लेटर नाउन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। व्लादिमीर लेनिन लेड द रेवोल्यूशन अगेंस्ट ज़ार रूस, इसका क्या नाम है, निकोलस सेकंड, ये अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 में जो चल रहा है। तो ज़ार रूस जो है उसका क्या नाम है, ये जार जो है बेसिकली खताब था, जार जो है ना ये खताब था। तो निकोलस सेकंड उस वक्त चल रहा था रूस का रूलर, तो उसको व्लादिमीर लेनिन जो है उसकी हुकूमत को ये गिराता है रेवोल्यूशन के नतीजे में। यूएसएसआर इस्टेब्लिश इन 1922 फॉलोइंग रशियन वार 1917 टू 22। यहाँ पे ना ये आपने जरूर याद रखना है कि जब यहाँ पे रेवोल्यूशन आता है ना रशिया में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, तो होता ये है कि इनकी आपस में सिविल वार छिड़ जाती है। 1917 से लेकर 1922 तक ये सिविल वार का पीरियड है। इसमें ये होगा कि लास्टली जो है ना बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो लेनिन प्राइज है, लेनिन प्राइज कह रहा हूँ, लेनिन प्राइज नहीं, व्लादिमीर लेनिन जो है ना बेसिकली इस सिविल रेवोल्यूशन को, क्योंकि रेवोल्यूशन यही बोल्शेविक लेके आते हैं और यही इसको ना लीड कर रहे होते हैं, तो ये जो है ना रेवोल्यूशन जीत जाते हैं। और 1922 में यूएसएसआर, ये रशिया का प्रीवियस नेम है, इसमें बेसिकली 15 रियासतें जो है ना इसमें आती हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका अलग से वो कमीशन मुखफ़फ़ भी पूछ रहा होता है, तो इसका पूछता है कि ये यूएसएसआर कब फॉर्म हुआ है, 1922 में हुआ है, और ये जाके 1991 में यूएसएसआर का फॉल होगा, जिसमें 15 रियासतें जो है ना वो यूएसएसआर से अलग हो जाएंगी। 15 यानी रूस भी इसमें शामिल होगा, अगर रूस को निकाल के 14 रियासतें होंगी। ये अलग से कमीशन सवाल पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको लीड कौन कर रहा है, व्लादिमीर लेनिन 1917। उसके बाद हम चलते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस की तरफ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल हमने देख ली है फ्रांस में, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरस है, ये 1920 में हो रही है। ऊपर वाली जर्मनी के खिलाफ थी, जर्मनी के साथ अलाइड पावर ने किया था, और ये जो ट्रीटी होगी इसमें सल्तनत उस्मानिया के साथ जो है ना ये ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ सेवरस। इसमें क्या होगा, सल्तनत उस्मानिया की ये बंदरबाट करेंगे। सल्तनत उस्मानिया के मोस्टली इलाके जो है ना ये आपस में, आपको पता है शाम का इलाका है, इसके अलावा फलस्तीन, लिबनान, जॉर्डन वगैरह, ये सारे इलाका सल्तनत उस्मानिया के पास है, जो कि ये बरतानिया, फ्रांस वगैरह ये सारी पावर अपने कब्जे में कर लेती हैं। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सेवरस है 1920 में हो रही है। इट वाज साइन बिटवीन अलाइड पावर एंड उस्मान एम्पायर। दिस ट्रीटी रिक्वायर द सेशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ उस्मान टेरिटरी टू फ्रांस, यूके, ग्रीस, इटली। तुर्की कह लें जी, ये नीचे सारा आपको पता है तुर्की के नीचे साइप्रस का इलाका है, तो वो सारा साइप्रस भी उस पर ग्रीस ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा नीचे मिस्र पे यूके का कब्जा था, साथ ही लीबिया है वहां पे इटली ने कब्जा किया हुआ था। ऊपर जो है शाम वगैरह का, ये जॉर्डन का इलाका, यहाँ पे लिबनान पे फ्रांस का कब्जा था। तो ये सारे जो सल्तनत उस्मानिया के इलाके थे ना, इन्होंने आपस में इसकी बंदरबाट की है। अब होता ये है कि ये ट्रीटी 1922 में हो रही है, लेकिन इसमें तुर्की को ना मजबूर किया जाता है कि आप इस ट्रीटी पे साइन करें। इसका नतीजा ये होगा
कि इस ट्रीटी के नतीजे में यहाँ पे तुर्की में ना एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिसको कमाल अतातुर्क साहब लीड करेंगे। और वो क्या करेंगे, ये आगे आ गया वो ट्रीटी ऑफ लुज़ाना होगी। इसमें बेसिकली कमाल अतातुर्क साहब जो है ना वो जंग करेंगे और वो काफी ज्यादा इलाका जो है ना तुर्की का रिकैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे और तुर्की ग्रीस वार भी होगी। ठीक है जी। तो ये जो है ना यहाँ पे वो कमीशन सवाल बनाता है कि ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में हो रही है और ट्रीटी ऑफ लोज़ैन ये 1923 में हो रही है। ये दोनों का आपने पीरियड याद रखना है। ट्रीटी ऑफ सेवरस, it was signed between Allied power and Ottoman Empire. This treaty required the cession of large part of Ottoman territory to France, UK, Greece, Italy. Severus is the city. ठीक है जी। आप पीछे हमने वर्साइल देखा और सेवरस, ये दोनों का अलग से पूछता है जी ये किस मुल्क की हैं सिटीज, तो ये फ्रांस ही की है। आगे वाली ट्रीटी ऑफ लोज़ैन जो आ रही है इसका भी पूछेगा तो वो ये जिनेवा की है, ये स्विट्जरलैंड की है। तो ट्रीटी ऑफ लोज़ैन जुलाई 1923 में होती है। ट्रीटी ऑफ सेवरस रिजेक्टेड बाय तुर्किश नेशनल मूवमेंट व्हिच अपोज इट्स टर्म एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीस तुर्किश वार तुर्की रिकैप्चर इजमीर एंड मच मोर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो पीछे ट्रीटी हुई है ना, तो ये इन्होंने कमाल अतातुर्क और इन्हीं के जो हामी थे ना, इन्होंने एक मूवमेंट का स्टार्ट कर दिया था जो कि बेसिकली इस ट्रीटी के खिलाफ थे, ट्रीटी ऑफ सेवरस के। तो उसके बाद ये ट्रीटी होगी जिसमें तुर्किश कह लें जी, ये जो ट्रीटी है ना इट्स सेल्फ विक्ट्री समझी जाती है तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की ने इसमें काफी ज्यादा अपना एरिया कैप्चर किया है। उसके बाद है हमारे पास ILO 1919 अक्टूबर में ILO, क्योंकि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुहफ़्फ़ज़ भी याद रखिएगा। वर्ल्ड वार 1 में बेसिकली जो मजदूर हजरात थे इनका काफी ज्यादा इस्तेहसाल किया गया था, तो अब उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाएगी। इसके बारे में जो कमीशन हमसे सवाल पूछता है वो देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म फॉर द राइट ऑफ लेबर। इट हैज 187 मेंबर एंड हेडक्वार्टर इन जिनेवा। स्विट्जरलैंड का शहर है, आपको पता है जिनेवा, तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर होगा। मोस्टली कमीशन पूछ लेता है। ILO गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 1969, इसका ये भी कमीशन सवाल पूछता है। द लेबर पार्टी was formed in UK in 1900 and first time गवर्नमेंट फॉर्म इन 1924। PM was JH विल्सन। देखें जी, अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात आई है तो उसी से मिलती जुलती ये यूके की लेबर पार्टी है, उसके बारे में भी कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। ये क्योंकि मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ तो आपने इन चीजों को साथ साथ ही अटैच करना है, तभी ये चीजें साथ एसोसिएशन के याद रहती हैं। अब ये लेबर पार्टी 1900 में ये फॉर्म हो रही है और फर्स्ट टाइम इनकी जो गवर्नमेंट आती है ना वो 1924 में आएगी और पहला जो इनका PM होगा JH विल्सन। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये लेबर पार्टी, इसने पाकिस्तान को आजादी दी हुई है, तो वो तब भी पूछता है। उस वक्त था अटली, ये अभी हमने देख लिया इसका जब पाकिस्तान को आजादी दी है, अटली मैन। 1 May Labor Day is celebrated and first time it was celebrated in New York 1882। 1882 में पहली दफा न्यूयॉर्क, आपको पता है US की स्टेट है, वहां पे लेबर डे मनाया जा रहा है। एंड इन पाकिस्तान ये 1972 में फर्स्ट दफा मनाया जाता है। एंड प्रोटेस्ट रिकॉर्डेड इन 1886 इन शिकागो USA, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गया और लीग ऑफ नेशन, आपको पता लीग ऑफ नेशन का मेन मकसद यही था कि अब दुनिया को नेक्स्ट वर्ल्ड वार से बचाने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है, जिसमें इस तरह के कह लें जी इन्होंने इदारे बनाने हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 से दुनिया को बचाएंगे। तो ये भी इदारा जो है नाकाम हो जाता है और इसके बाद फिर हम यूनाइटेड नेशन देखते हैं जो कि आज तक कामयाब तो है कि दुनिया में अभी तक वर्ल्ड वार 3 जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है बैडली फेल हो जाएगी। इसका आइडिया जो है ना बेसिकली वुडरो विल्सन साहब जो है इसका आइडिया देते हैं और वुडरो विल्सन, ये इनके बारे में अलग से वो कमीशन सवाल बनाता है कि वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट दिए हैं वर्ल्ड वार 1 के बाद। 14 पॉइंट ये देता है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद एक इदारा एक ऐसा कायम किया जाए जिसका मकसद होगा कि नेक्स्ट
वर्ल्ड वार 2 से बचा जा सके। तो इसके 14 पॉइंट काफी ज्यादा मशहूर हैं, जिसके कैद आजम साहब के 14 पॉइंट मशहूर हैं। इसी तरह अलामा इनायतुल्लाह मशरी साहब के 14 पॉइंट जो है वो 1937 में उन्होंने दिए हैं, और इसके 14 पॉइंट और कैद आजम साहब के 14 पॉइंट जो कि उन्होंने 1929 में दिए हैं। ये तीनों कमीशन जो है इनके बारे में सवाल पूछ रहा होता है। तो वुडरो विल्सन गॉट मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप नेक्स्ट वर्ल्ड वार 2 बाय पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो के ऊपर हमने पढ़ा तकरीबन 6 मंथ ये चलती रहेंगी। इट इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूएन एंड हेडक्वार्टर इन जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर जो है ना बेसिकली वो जिनेवा में है, और ये यूएन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूएन जो है ना इसी को रिप्लेस करके आ रही है, ये फेल हो जाती है तो उसमें मजीद थोड़ी बात अमेंडमेंट करके यूएन बनाई जाती है। तो इसका आइडिया कौन दे रहा है? वुडरो विल्सन। और आगे हमने यूएन पढ़नी है, उसका आइडिया कौन देगा? एफडी रोजवेल्ट। तो वो दोनों कमीशन जो है ना वो सवाल पूछता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। LNO लीग ऑफ नेशन इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ वार। वुडरो विल्सन गार्ड इसी वजह से, क्योंकि आप देखें जी इसने लीग ऑफ नेशन बनाई है, तो इसी वजह से इसको नोबल पीस प्राइज मिलेगा 1920 में। ये ईयर भी जरूर याद रखिएगा। The League of Nations ceased operation on April 1946। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पाक एमसीक्यू से लिया हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सब समझते हैं जी, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशन है ना वो 1945 में ही फॉर्म हो गई थी। तो ये तो इसको चाहिए था जी ये कि तब ही अपने सारे ऑपरेशन जो कुछ ये फंक्शन काटिए खत्म हो जाए, लेकिन इसके जो फंक्शन है ना वो अप्रैल 1946 तक कंटिन्यू रहे हैं। तो इस वजह से वो 45 का भी ऑप्शन देता है, और 46 का भी, और 44 का भी। तो आपने ये जरूर याद रखना, अप्रैल 1946 तक ये काम करती रही है। अब उसके बाद लीग ऑफ नेशन के बाद हम ग्रेट अमेरिकन में जो ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड आया हुआ है, क्योंकि हम अमेरिकन हिस्ट्री ही देख रहे हैं, तो जो दुनिया में मेनली इवेंट हुए हैं उनमें अमेरिका का क्या रोल है, तो उसमें ग्रेट डिप्रेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है कि अमेरिकन जो मार्केट है वो क्रैश हो जाती है, अमेरिकन मार्केट क्रैश हो जाती है 1929 से लेकर 39 तक का जो ये पीरियड है ना ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड होगा। इसमें कह लें इकॉनमी इनकी बर्बाद हो जाएगी और बैंक बिजनेस सारा कुछ फ्लॉप हो जाएगा। तो अब इसी पीरियड में क्या होगा, अमेरिका को एक प्रेसिडेंट मिलेगा जिसको हम कहते हैं एफडी रोजवेल्ट साहब। इसने आना है और इसने आके ग्रेट डिप्रेशन का जो ग्रेट डिप्रेशन है इससे निकलने के लिए इसने काफी पॉलिसीज देनी है। इसका वो 100 डे प्लान काफी मशहूर है, 3R फार्मूला काफी मशहूर है, द न्यू डील इसका काफी मशहूर है। ये सारी चीजें जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। इसने आगे जाके यूएन भी बनानी है और अमेरिका में सारी रिफॉर्म भी इसने करनी है, तो वो सब जो है ना हम देखते हैं। ग्रेट डिप्रेशन 1929। वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम भी पूछते हैं तो इसकी स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। ये अलग से जीके में क्वेश्चन आ रहा होता है। वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश October 1929, often considered the beginning of a depression. It was a severe global economic downturn from 1929 to 39. This period is characterized by high rate of unemployment and poverty and widespread bank and business failure. Apart from these, US planned to rebuild Europe and many economic policies were major factor behind it, which emerged a new man FD Roosevelt. ये तो सबको पता है कि अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन जो है उसमें इकॉनमी इनकी बैठ चुकी थी और इनकी मार्केट क्रैश हो चुकी थी। इसके अलावा जो अमेरिका ने प्लान दिया था ना ये यूरोप को बिल्ड करने का, तो वो भी मेन फैक्टर इसमें समझा जाता है। एफडी रोजवेल्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट एफडी रोजवेल्ट से पहले ना एक और अमेरिकन प्रेसिडेंट आ चुका है जो कि थियोडोर रोजवेल्ट है। तो आपने इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये 1901 में आ रहा है और एफडी रोजवेल्ट साहब जो है ना ये 1933 में आते हैं और 45 में ये जाते हैं 4 टर्म लेके। तो ये दोनों अलग प्रेसिडेंट है अमेरिकन अलग से। Theodore Roosevelt was American president in 1901. F.D. Roosevelt belonged to Democratic Party only to be elected 4th time. ये आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने अमेरिका को सुपर पावर भी बनाया, यूएन का नाम भी इसने कॉइन किया और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अभी आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी से ट्रम्प चल रहा है और पीछे जो है वो जो बाइडेन गया डेमोक्रेटिक पार्टी से।
He was elected after constitutional amendment. Otherwise, any person can become president for a 2 term. तो 2 term के लिए कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको बेसिकली लाया गया था। F.D. Roosevelt was 32 president and considered a president to make America superpower. He was longest serving president of USA 1933 to 45, 1933 से लेकर 45 तक ये रहेगा। He coined the term United Nation. He gave new reform deal and got made IMF, World Bank, dollar currency. तो ये देखें जी, अगर आज भी आप देखते हैं तो IMF, वर्ल्ड बैंक दुनिया को लीड कर रहे हैं, डॉलर करेंसी दुनिया को लीड कर रही है। तो ये सारा जो सिस्टम है, इसको कौन बनाने वाला, कौन अमेरिका को दे के गया, वो बेसिकली यही बंदा दे के गया। IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में बात करेंगे और डॉलर करेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसका हम प्लान देखते हैं कि किस तरह इसने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाला और इसने कौन कौन सी रिफॉर्म दी हैं। 100 डे प्लान आपको पता है ये इमरान खान साहब ने भी दिया हुआ है। तो बेसिकली जो इमरान खान साहब ने 100 डे प्लान दिया था वो इसी से मुतासर होकर दिया था। देखते हैं जी, 100 डे प्लान ऑफ F.D. Roosevelt. He some US Congress special session where he presented a series of 15 major bill to counter ग्रेट डिप्रेशन। तो सवाल कमीशन वो इसी तरह पूछता है कि इसने ग्रेट डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए कितने बिल पेश किए थे, कितने बिल, 15 मेजर बिल। और इसके अलावा कांग्रेस पास 77 लॉ ड्यूरिंग हिज 100 डे। 100 डे में 77 लॉ इसने इन्होंने पास किए हैं। He also made 99 executive order in his first 100 day, more than any other president. आपको पता अभी ट्रम्प साहब आए हैं ना, तो उन्होंने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए काफी ज्यादा चेंजिंग की है। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसने काफी ज्यादा चेंजिंग की है। तो इसी तरह ये जो है, आपको पता है ये पीछे जो बाइडेन गया ना, तो उसने भी अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसका जो बेटा था ना, उस पे भी काफी ज्यादा अदालती केसेस चल रहे थे, तो उसने उन सब को खत्म कर दिया। तो ये जो बंदा ना, इस बंदे का F.D. रोजवेल्ट साहब, इनका ये रिकॉर्ड है कि इसने अपने 100 डे में आज तक अमेरिका का कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया जिसने इतने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किए हो। तो ही आल्सो मेड 99 एग्जेक्टिव ऑर्डर इन हिज फर्स्ट 100 डे, मोर देन एनी अदर प्रेसिडेंट। ये कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। उसके बाद इसने क्या किया जी, द न्यू डील। ये भी इसका याद रखिएगा, इसने क्या किया, अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकालने के लिए ये प्लान दिया है, द न्यू डील। अब द न्यू डील और डील ऑफ सेंचुरी, ये दोनों अलग प्लान है। डील ऑफ सेंचुरी जो है ना, बेसिकली वो डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हैं। ये अभी जो आए हुए हैं ना, इसने अपनी पिछली टर्म में दी थी, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ न्यू डील के बारे में बात करेंगे। तो आपने इन दोनों को जो है वो मिक्स नहीं करना। द न्यू डील जो है वो F.D. रोजवेल्ट साहब दे रहे हैं और डील ऑफ सेंचुरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हैं। द न्यू डील वाज अ सीरीज ऑफ डोमेस्टिक प्रोग्राम, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म बाय F.D. रोजवेल्ट विद द एम ऑफ एड्रेसिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1929। तो ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका को निकालने के लिए क्या किया इसने, जो प्लान दिया उसे कहते हैं न्यू डील। उसके बाद इसका 3R फार्मूला भी काफी मशहूर है। 3R फार्मूला जो है ना, 3R पॉलिसी, इसमें आपने ये याद रखना है, ये 3R वो पूछता है किसके लिए, आपने ये तरतीब से याद रखना है। पहले R से रिलीफ, सेकंड R से रिफॉर्म और थर्ड R से रिकवरी। रिलीफ, रिफॉर्म और रिकवरी, इसमें जो है वो छोटा तबका जो है ना, उसको ये काफी ज्यादा रिलीफ देता है और बड़ों पे ये टैक्स लगाता है, अमीर हजरात पे, और रिफॉर्म वगैरह और रिकवरी, ये सारा कुछ जो है इसका प्लान है, जिसकी वजह से अमेरिकन जो है वो सुपर पावर बनते हैं। ये आगे मजीद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारे लेक्चर से फायदा हो रहा है तो हमारे लेक्चर को दूसरे अपने भाइयों तक भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।